Hello everyone, welcome back to Sharma Pathshala. Today we are going to continue our chapter 2, that is biological classification. So इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे डिफरेंट किंगडम्स के बारे में. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया and the several viruses, viroids and lichens. सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें. सो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, एस्टेट एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी दूसरी बायोलॉजिकल एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम होता है आपका, राइट. सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए. सो गाइस, थैंक यू सो मच. Keep watching and keep learning. I will pray for all of you that you will succeed in your life. So, since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism, right? So, civilization के बाद यहाँ पर बहुत सारे attempts हुए, बहुत बार कोशिश की गई कि जो living organisms होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाए, उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनको रखा जाए. इट वॉज डन इंस्टिक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर यूज़. सो उनके क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, उनको उनके यूज़र्स के लिए कि हम उनका यूज़ किस तरीके से करते हैं उनके बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया. फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. सो उनका यूज़ किस तरीके से करते थे, फूड के लिए, शेल्टर के लिए या फिर क्लोथिंग के लिए. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. अर्लीस्ट अरिस्टोटल ने क्या किया, एक और अटेम्प्ट लिया ताकि वो क्लासीफाई कर पाए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक बेसिस के ऊपर. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. उसने किन कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया, उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज़ किया ताकि वो प्लांट्स को क्लासीफाई ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स के अंदर, राइट, कि कौन से पेड़ बड़े होते हैं, कौन सी झाड़ियाँ होती हैं, राइट. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स. उसने एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया. वो कौन से थे, रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता, राइट. इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब लीनियस आया और लीनियस ने कितने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किए, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किए, वो थे प्लांटी एंड एनिमलिया. दैट kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. उसने plants और animals को अलग अलग किया. This system did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes. So इस system ने eukaryotes और prokaryotes के लिए कुछ भी identify नहीं किया, right? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. सो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कोई भी प्रोक्रियोट्स है या यूक्रियोट्स है, वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, वो फोटोसिंथेटिक करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर वो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है. सो ऐसा कुछ भी लीनियस ने नहीं आइडेंटिफाई किया. इसके बाद आया द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड. अभी ये जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन थी प्लांट्स और एनिमल्स की, वो बहुत ईजी से कोई भी उसको समझ सकता था. बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी. बट एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप था जो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आया. Hence, the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. So, inadequate का यहाँ पर मतलब है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो इस ग्रुप की क्लासिफिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उनसे मैच नहीं होती थी. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics. राइट. सो एक ज़रूरत महसूस हुई कि दूसरी और जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनके बेसिस के ऊपर फिर से एक बार क्लासिफिकेशन की जाए. वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेल स्ट्रक्चर मतलब कि उनकी जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी जो वॉल होती है
वो कैसी हैं, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपना खाना कैसे ग्रहण करते हैं, राइट, क्या प्रोसेस होती है, उनका हैबिटेट कैसा है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या शो करती हैं, राइट। सो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव hence undergo several changes over the time। so जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्लासिफिकेशन का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो और कॉम्प्लेक्स होता गया और भी छोटी से छोटी जानकारी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो ऐड होती गई, राइट। थ्रू एनिमल एंड plant kingdoms have been a constant under all different system। सो एनिमल और जो प्लांट किंगडम्स थे वो ऐसे एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहे जितने भी आगे सिस्टम्स आए। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग, बट जो ऑर्गेनिजम्स थे वो चेंज होते रहे। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, समय बीतता रहा, और वैसे ही जो नेचर था किंगडम्स का, जो नंबर था ऑर्गेनिजम्स का, वो सब चेंज होते रहे। सो इसके बाद आता है हमारा फाइनल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। सो अब हमारे आते हैं R.H. विटकर ने जो प्रपोज किए थे वो थे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किंगडम्स है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। सो एक बार हम इस कैरेक्टरिस्टिक की जो टेबल है इसको हम लर्न करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसके एग्ज़ाम के अंदर आएगी, अगर आप अपनी क्लास में पढ़ेंगे, राइट, सो उसके अंदर ये आपके आगे आती रहेगी। आप जब भी बायोलॉजी का कोई भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे, आप कभी भी कोई भी बात करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, सो उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपको इसे लर्न करना है, आप इसको बार बार अपनी नोटबुक्स के अंदर इसको लिख करके देखना है, ठीक है। ओके, सो अब हम याद करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। सो सबसे पहले हमारा किंगडम आता है मोनेरा, फिर आता है हमारा प्रोटिस्टा, फिर आता है हमारी फंगी, फिर आता है प्लांटी एंड एनिमलिया। सो एनिमलिया जो इसके अंदर ग्रुप है, ये क्या है, हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है। सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक एनिमलिया ग्रुप की होती हैं, और सबसे जो कम कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो होती है हमारी मोनेरा ग्रुप की। सो इसकी जो सेल टाइप होती है, वैसे सेल के बेसिस पे सेल हमारी कितने टाइप की अभी तक आपको पता है, दैट प्रोकैरियोटिक सेल होती है और हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है। सो मोनेरा क्या है, बिल्कुल बेसिक प्लांट है, सॉरी इट्स नॉट अ प्लांट, बिल्कुल बेसिक जो हमारा किंगडम है, जिसके मोनेरा के अंदर जो बिल्कुल बेसिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। सो सबसे बेसिक आते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स। अब एक हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी है कि जब अर्थ का जो इवोल्यूशन हो रहा था, राइट, जब हमारी अर्थ का जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो यहाँ पर जो सबसे नीचे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कौन से थे, सिंगल सेल, 1 सेल वाले, फिर डबल सेल वाले, फिर ऐसे ही उनका जो लेवल था वो बढ़ता गया, यानी प्रोकैरियोटिक से वो यूकैरियोटिक्स की तरफ चलते गए। सो ऐसे ही जो सबसे बेसिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आते हैं हमारे मोनेरा के अंदर, राइट। और फिर उसके बाद जितने भी ग्रुप आते जाएंगे, जैसे प्रोटिस्टा आएगा, फंगाई आएगा, प्लांटी, एल्गी, सबके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो यहाँ हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होती है कि मोनेरा के अंदर खाली जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होती है, बाकी सबके अंदर क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इसके बाद आती है हमारी सेल वॉल। सो इसके पास मोनेरा के अंदर क्या होती है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड होती हैं, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, राइट। सो इसके अंदर क्या होती है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और पॉलीसेकेराइड होती है, जो कि जिसके अंदर सेलुलोज नहीं होता। ओके, और फिर आता है हमारा इसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम। नेक्स्ट आता है हमारा फंगाई, यहाँ पे कुछ वेरिएशंस आएंगी, जैसे प्रेजेंट विद चाइटिन, और प्लांटी के अंदर सेलुलोज होता है। प्लांटी के अंदर क्या आते हैं, हमारे प्लांट्स आते हैं, सो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, सेलुलोज, और एनिमल्स के अंदर सेलुलोज एब्सेंट होता है, राइट। इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर नहीं होती है। फिर उसके बाद जितने भी ग्रुप आते जाएंगे उन सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो मोनेरा हमारा बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। सो इसके अंदर आता है सेलुलर, यानी सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
फिर प्रोटिस्टा के अंदर भी हमारा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर फंगी में हमारा मल्टी सेलुलर होता है और लूज टिश्यू होता है, यानी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल बॉडी, राइट। फिर बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती है। सो यहाँ पर लूज टिश्यू की शुरुआत हो जाती है और फिर नेक्स्ट हमारे ग्रुप के अंदर क्या आता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर एनिमल्स के अंदर क्या आता है हमारा, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। सो यहाँ पर आ जाता है, टिश्यू भी आ जाते हैं, ऑर्गन भी आ जाता है और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ आ जाता है। इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक, ये अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक होते हैं, केमिकल्स की मदद लेते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक, थोड़े बहुत प्लांट्स की या फिर सनलाइट की तरीके से हम ना प्लांट्स के जैसे फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होती है उसको भी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेटेरोट्रोपिक, ये दूसरे तरीक़ों से भी अपना खाना ग्रहण करते हैं, जैसे सैप्रोफाइटिक, गले सड़े खानों से, पैरासाइटिक या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा करके भी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या करता है, ऑटोट्रोपिक होता है, फोटोसिंथेटिक करता है और हेटेरोट्रोपिक भी होता है, दूसरे तरीक़ों से भी अपना खाना ग्रहण करता है, राइट। फंगी हमारा क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, प्योर हेटेरोट्रोपिक है, हमेशा दूसरों की तरफ से खाना लेता है, मरे हुए पे गले सड़े खाने लेता है और दूसरे खानों के ऊपर एज अ पैरासाइट उनको ग्रहण करता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांटिंग। प्लांट्स के बारे में हम सबको पता है कि वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक वे से अपना खाना ग्रहण करते हैं। इसके बाद आते हैं एनिमल्स होते हैं, वो ऑटोट्रोपिक्स तो हो ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि इसके बारे में हमें पता है वो हेटेरोट्रोपिक्स होते हैं, उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सो अब यहाँ पर आता है हमारा R.H. विटेकर। सो R.H. विटेकर ने 1969 के अंदर क्या प्रपोज किया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। सो इतने कौन कौन से क्लासिफिकेशन का जो करेक्ट क्राइटेरिया था उसको इंक्लूड किया, जिसके बारे में हमने पढ़ाई की है, आप रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। वो हैं स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड phylogenetic relationship, right, gives a comparative account of different characteristics of 5 kingdoms. The 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, right. So यहाँ पर एक 3 डोमेन सिस्टम भी आया था जिसको मोनेरा को 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया, लिविंग द रिमेनिंग यूक्रियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन, और जो बाकी के जो यूक्रियोटिक किंगडम्स बच गए उनको एक 3rd डोमेन के अंदर डाल दिया था। उसके बाद आया हमारा एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को आप अपनी जो हायर स्टडीज़ आप करोगे सो उसके अंदर आप पढ़ोगे। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कि उनको समझने के लिए द इशूज़ और द कंसिडरेशन जिन्होंने द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ इन्फ्लुएंस किया। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसके अंदर हमारे बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गा था, फंगी थी, मोसैसिस थे, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स थे। वो सभी किसके अंडर थे, प्लांट्स ग्रुप के अंदर, राइट। The character that unified this whole kingdom was that all organism included had a cell wall in their cells. तो ये सभी प्लांट ग्रुप के अंदर थे, किस वजह से, क्योंकि उन सभी के अंदर क्या थी, सेल वॉल थी। This placed together groups which widely differed in other categories. और ये सब एक ग्रुप में थे और उनके पास जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी वो अलग अलग थी। इट बोट टुगेदर द प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूक्रियोटिक। और जैसे ये हो गया बैक्टीरियाज जो थे, जैसे प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गिया, उनको क्या करा, यूक्रियोटिक के अंदर डाल दिया गया। इट वो ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर वंस। सो और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर को एक ग्रुप में डाला। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गा। सो एल्गा ग्रुप में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को इकट्ठा डाल दिया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोपिक ग्रुप
राइट। फंगाई द ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट। सो इस क्लासिफिकेशन ने हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, दो दे ऑल्सो शोड अ करेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल ऑफ कंपोजिशन। अब वो यहाँ पे वॉल की जो कंपोजिशन थी उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने लगे। यस, द फंगी हैड चाइटिन इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैज अ सेलुलोजिक सेल वॉल। सो जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, सो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होने लगी, राइट। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom called fungi. और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होने के बाद हमने फंगी को क्या किया, एक अलग किंगडम के अंदर फंगी हमने एक किंगडम बना दिया। ऑल प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोक्रियोटिक थे उनको हमने मोनेरा के अंदर किया। एंड द यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज बोट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, कोलेरा, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी। अब प्रोटिस्टा के अंदर आया क्लेमाइडोमोनास, कोलेरा, पैरामीशियम एंड अमीबा। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. These kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. So आगे तक भी जैसे जैसे हमारी कैरेक्टरिस्टिक की यानी अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो भी चेंज है या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो भी हमें मिलती रही, उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिजम्स की उसके अंदर चेंजेस होते रहे। ओवर टाइम एन अडेप्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflects not only the morphology, physiological, reproductive similarities, right. So आगे जब क्लासिफिकेशन होती गई so उसके अंदर बहुत सारी करेक्टरिस्टिक को ऐड किया गया, जैसे कि morphological characters, physiological and reproductive similarities, but is also phylogenetic, is based on the evolutionary relationship. In this chapter we will study characteristic of kingdom Monera, प्रोटिस्टा, फंगाई ऑफ द विटिका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इस चैप्टर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे जो कि किंगडम मोनेरा की हैं, प्रोटिस्टा की हैं, फंगी हैं, जो कि विटिका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा दी गई हैं। द किंगडम प्लांटी एंड एल्गी कॉमनली रेफर टू एज अ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अलग अलग पढ़ेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 होंगे। सो इसके अंदर हम खाली बस 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। तो अब आता है हमारा किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बैक्टीरिया क्या होते हैं, अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी आपको हर जगह पर आपको मिले जाएंगे। वो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, राइट। सो जब भी आप अपने क्लासरूम का जब भाई आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर आपको थ्योरी लिखनी होती है, राइट। सो बैक्टीरिया, व्हाट आर बैक्टीरिया, तो इसके उसके अंदर जब आपको आंसर आप लिखोगे तो आप बिल्कुल एज इट इज़ आप लिख सकते हो कि वो क्या होते हैं, अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। जब आप अपने हाथ में मिट्टी लेते हो तो उसके अंदर भी आपको बहुत हज़ारों की मात्रा में यानी 100 की मात्रा में आपको बहुत सारे बैक्टीरिया, यानी आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि इतनी तरह के बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, और वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स पर भी वो रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। जो भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जहाँ बहुत गर्मी होती है या फिर बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है, तो वो ऐसे इलाके में भी जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। मैनी ऑफ दैम लिव इन और ओन द अदर ऑर्गेनिज्म। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे हमारी जो गट होती है, यस, जो एलिमिनेटरी कैनाल होती है उसके अंदर भी हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, वो रहते हैं, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। सो हमारे लिए क्या है, वो गुड बैक्टीरिया हैं। सो यहाँ पर बात आती है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं और एज अ पैरासाइट वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर भी रहते हैं।
बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज के अंदर रखा गया है, उनकी शेप के ऊपर ये जो कैटेगराइजेशन है डिपेंड करता है। फर्स्ट आता है स्फेरिकल कोकस, राइट हियर you cocci, the rod shaped bacillus that is known as the bacilli, rod shaped, the coma shaped vibrium, this is the coma shaped vibrio, and the spiralum known as the spirilla, right, it's having these flagella which help in the movement. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. जितनी ज़्यादा किसी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर सिंपल होती है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करते हैं बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया ऐसा ग्रुप है जो बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जिसके अंदर होती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमने जब हम कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी कर रहे थे तो हमने बैक्टीरिया यानी मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसके बारे में हमने कितनी सारी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी वो पढ़ी थी। ऑटोट्रोपिक हमने पढ़ा, हेटेरोट्रोपिक हमने पढ़ा, सैप्रोफाइटिक हमने पढ़ा, राइट। So they synthesize their own food from inorganic substrate. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria heterotrophic. They depend on other organism or on dead organic matter for food. So इसके बाद क्लासिफिकेशन हमारी इवॉल्व होती है, बैक्टीरिया के टाइप्स अब हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। सो फर्स्ट हमारा बैक्टीरिया होता है आर्कियोबैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के अंदर आपको ये मिलेंगे, जैसे कि एक्सट्रीम जो साल्टी एरियाज होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, राइट। सो आर्कियोबैक्टीरिया आपको कहाँ मिलता है, एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स के अंदर, राइट। सो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, hot spring known as the thermoacidophils, right, and marshy areas methanogens. So ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल हैं, राइट। सो मेथेनोजन एक एग्जाम्पल है जो मार्शी एरियाज के अंदर रहता है ना। तो आपको जितने भी जो भी लाइन्स एनसीईआरटी की बुक में उन सभी को आपको याद करना है, अपने माइंड के अंदर नोट करना है ना। आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब जो आर्कियोबैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफर करता है, सो इसकी जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। सो जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से ये जो बैक्टीरिया है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर पाता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। तो मिथेनोजेंस क्या करते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स की जो गट होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गई, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डग ऑफ दीज एनिमल्स। सो मिथेनोजेंस क्या करते हैं, मिथेनोजेंस के नाम में ही क्या आता है, मीथेन आता है, और मीथेन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन क्या होती है, हमारी बायोगैस होती है। मिथेनोजेंस क्या करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराते हैं, और मीथेन गैस कहाँ से प्रोड्यूस होती है, काऊ डंग से प्रोड्यूस होती है। तो वो कहाँ प्रेजेंट हुए हों, हमारी काऊ की गट में प्रेजेंट हुए, ओके। इसके बाद आता है हमारा यू बैक्टीरिया। दिस इज 2.1.2 यू बैक्टीरिया। There are thousands of different eubacteria or also known as the true bacteria. So eubacteria का दूसरा नाम क्या है, true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall. So इनके अंदर क्या होती है, एक rigid cell wall होती है, and if motile a flagellum. अगर motile वो मिलता है तो उसके पास क्या होता है, flagellum होता है। The cyanobacteria, अब इसका हमारा एग्जाम्पल आ गया है। Cyanobacteria also referred to as a blue-green alga have chlorophyll A. So इसके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल ए आपको मिलेगी जो कि ग्रीन प्लांट से सिमिलर होती है, और वो क्लोरोफिल होने पर वो किसका काम करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, राइट। तो वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को वो करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, और फिलामेंटस होते हैं। फ्रेश वाटर मेरीन के अंदर आपको मिलेंगे, और टेरेस्ट्रियल एल्गा की फॉर्म में भी वो आपको मिलेंगे। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ जिलेटिनियस सीथ। सो इसके अंदर आपको ये सीथ मिलती है, राइट। सो ये जो कॉलोनीज होती हैं वो आपको सराउंड करी हुई मिलती हैं बाय जिलेटिनियस सीथ। दे ऑफन फॉर्म
blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix nitrogen, राइट. सो कुछ ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कोल्ड हेट्रोसिस्ट, नोस्टॉक एंड एनाबीना. सो जो नोस्टॉक और एनाबीना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. ये आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर आपको मिलेगा, राइट. जब आप नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ोगे तो ये बैक्टीरिया आपको फिर से आपके सामने आएगा. तो ये जितने भी एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स होती हैं आपको लर्न करना है, क्योंकि ये जो डिफरेंट जितने ज़्यादा डिफरेंट बैक्टीरियाज होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है. अब यहाँ पे इसका काम हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का. एक हमने पढ़ा एग्जाम्पल हमारी गट का, राइट. एक हमने पढ़ा कि उसके अंदर क्लोरोफिल होती है, राइट. क्लोरोफिल ए होती है उसके अंदर, है ना. सो ऐसे ही जितने ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे उनको आपको नोट करते हुए जाना है. नेक्स्ट आता है हमारा chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic salts such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like. सो आगे ना हमारा आगे बात कि नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और आयरन एंड सल्फर की साइकिल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ओके. हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर. द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स. सो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं. मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स. They helpful in making curd from milk, right? Production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots. So यहाँ पर फिर से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का हम यूज़ कहाँ करते हैं. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. So ये जो पैथोजेंस की तरह जो काम करते हैं हम उनका भी एग्जाम्पल हमें याद होना चाहिए, है ना. कुछ होते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं जैसे कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर और वेल नोन डिजीजेस क्यूज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. सो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं जो बॉडी में बीमारियों को बनाते हैं, राइट. जो डिजीज़ का बढ़ाने का काम करते हैं उनको भी उनके एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. फिगर 2.3 यहाँ पे आपको फिजन होता हुआ दिख रहा है. यहाँ से ये अलग अलग हो जाते हैं, 2 सेल्स इनकी बन जाती हैं. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. तो जब उनकी कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो वो स्पोर की फॉर्म में भी रिप्रोडक्शन करते हैं. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, राइट. सो वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से भी अपनी जो प्रोजेनी होती है उसको आगे बढ़ाते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर. द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. They are the smallest living cell known and can survive without oxygen. So mycoplasma क्या होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना रह सकती है. मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो माइक्रोप्लाज्मा क्या करती हैं, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर डिजीज़ क्योज करती हैं. सो जो नेक्स्ट जो पार्ट हमारा बचा है, जैसे हमारा नेक्स्ट जो किंगडम है वो हमारा प्रोटिस्टा है, फंगाई है, उनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.